तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एडुपोस्ट यूसी वेब एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानसिक दक्षता परीक्षण या मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। और आज हमारा टॉपिक होगा सीरीज कंप्लीशन या आकृति पूर्ति। मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा उसमें 3 खंड होंगे। एक मानसिक दक्षता परीक्षण, 2 अंकगणित और 3 लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, यानी कि भाषा परीक्षण संबंधी प्रश्न होंगे। जहां तक मानसिक दक्षता परीक्षण वाले खंड का संबंध है उसमें 10 प्रश्नों के 10 प्रकार होंगे। उसमें से एक प्रकार है सीरीज कंप्लीशन या श्रृंखला पूर्ति। और आज के क्लास में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये बताना चाहूँगा कि मानसिक दक्षता परीक्षण में जो 10 प्रकार के प्रश्न आते हैं उसमें से प्रत्येक प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुल 40 प्रश्न होते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार में भी यानी कि सीरीज कंप्लीशन में भी आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले उन प्रश्नों से संबंधित जो निर्देश दिए गए होते हैं प्रश्न पत्र में उसको देखते हैं कि उसमें क्या कहा जाता है, क्या बताया जाता है। निम्नलिखित 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। तो चलिए हम लोग सीधे अब प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं कि दाईं ओर 4 बॉक्स दिए गए हैं और इसमें 4 आकृतियां हैं। ये हमारी उत्तर आकृतियां या आंसर फिगर्स हैं। और बाईं ओर 4 बॉक्स दिए गए हैं जिसमें 3 में तो आकृतियां हैं लेकिन चौथी में नहीं है। इन तीनों आकृतियों में एक संबंध है और इस संबंध के कारण एक श्रृंखला का निर्माण होता है और उसी श्रृंखला को इसमें आने वाली आकृति आगे बढ़ाती है, यानी कि ये आकृति भी एक उसकी कड़ी है, आगे की कड़ी। और इनमें जो संबंध है उसी के आधार पर हम इस आकृति को खोजते हैं। कहाँ खोजते हैं? इन उत्तर आकृतियों में खोजते हैं। तो आप इसमें आने वाले परिवर्तन को देखिए। इसमें 2 तरह की आकृतियां हैं। एक तो केवल वृत्त है और दूसरा वृत्त से जुड़ी हुई एक रेखा है। अब वृत्त की गति को हम पहले देखते हैं। ये देखिए, पहली आकृति में वृत्त कहाँ है? जहां मेरी उंगली है। दूसरी आकृति में वृत्त इस कॉर्नर में आ गया। तीसरी आकृति में थोड़ा और आगे बढ़ के इस भुजा के मध्य में आ गया। यानी कि आप क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है? ये घड़ी की विपरीत दिशा में वृत्त घूम रहा है, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो आगे अब इसको कहाँ आना है? इस कॉर्नर में आना है। ठीक है, यानी कि हर बार ये आधी भुजा को मूव करता है। यानी कि यहां से आधी भुजा मूव किया तो इस कॉर्नर में आ गया। यहां से आधी भुजा मूव किया तो जहां मेरी उंगली है वहां आ गया, यानी कि आप देख रहे हैं यहां आ गया। अब एक बार फिर ये आधी भुजा मूव करेगा और इस कॉर्नर में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी उत्तर आकृति में यानी कि यहां जो फिगर आना है उस फिगर में इस वृत्त का पोजीशन, इसकी स्थिति यहां इस कॉर्नर में होनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि दी गई उत्तर आकृतियों में से किस आकृति में ये वृत्त इस कॉर्नर में है, इस कोने में है? क्या डी में है? नहीं है। क्या सी में है? नहीं है। क्या बी में है? नहीं है। ये कहां पर है? ए में है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा उत्तर इस आधार पर क्या हो जाना चाहिए? ए।
वैसे एक दूसरा भी एलिमेंट है जो कि मैंने आपको बताया कि वृत्त से जुड़ी हुई एक रेखा। अब उसके मूवमेंट को भी देख लीजिए। पहली बार ये इस कॉर्नर से मूव करके यानी कि टॉप लेफ्ट से मूव करके बॉटम लेफ्ट में आ जाती है, ये रेखा जुड़ जाती है इस कॉर्नर से यहां पर। फिर ये अगली आकृति में कहा चली जाती है, टॉप लेफ्ट में जुड़ जाती है, यानी कि टॉप लेफ्ट टू टॉप बॉटम, सॉरी बॉटम लेफ्ट, और देन फिर बॉटम लेफ्ट से टॉप लेफ्ट, फिर अब क्या होगा बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, यानी कि अगली आकृति में इसको कहाँ आना चाहिए यहां पर, और ये आपको ए में मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस वृत्त के पोजीशन और इसके इस रेखा से जुड़े वृत्त के इस कॉर्नर से यानी कि बॉटम लेफ्ट से जुड़े होने के कारण भी आपका उत्तर एक बार क्या सिद्ध होता है फिर से ए, इसीलिए आपका उत्तर क्या है ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को अब आप देखिए। इसमें क्या हो रहा है कि ये तीन आकृतियां और इसमें हर आकृति में एक प्लस का साइन और एक बॉक्स है। ठीक है, एक प्लस का साइन एक बॉक्स, एक प्लस का साइन एक बॉक्स, एक प्लस का साइन और एक बॉक्स, यानी कि इसमें भी क्या होगा एक प्लस का साइन एक बॉक्स, यानी कि दो तरह के यहाँ पर दो तरह की आकृतियां होगी, एक प्लस वाली और एक बॉक्स वाली। ठीक है, अब इसमें दो हैं, इसमें दो है, इसमें दो है, लेकिन डी में देखिए तीन है, तो आप डी को वैसे भी छांट सकते हैं, डी आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब चलिए इसके मूवमेंट को देखते हैं कि इनमें रिलेशंस कैसे बन रहे हैं, प्लस कैसे मूव कर रहा है, बॉक्स कैसे मूव कर रहा है, उनके पोजीशंस में चेंज कैसे आ रहा है। तो ये देखिए, ये बॉक्स अभी कहां पर है, यहां पर जहां मेरी उंगली है, और अगली बार यानी कि अगली आकृति में ये जहां अभी इस आकृति में प्लस है वहां आ गया, और फिर अगली आकृति में अभी जहां प्लस है वहां आ गया, यानी कि ये कैसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि ये बाएं से दाहिनी ओर मूव कर रहा है। तो अगर मूवमेंट के इसी क्रम को बनाए रखा जाए, मूवमेंट के बॉक्स के मूवमेंट को के इसी सीरीज को बनाए रखा जाए, तो अगली आकृति में फिर इस बॉक्स को कहाँ जानी है, अभी जहां प्लस है इसमें। तो इसका मतलब हुआ कि बॉक्स का पोजीशन जहां मेरी उंगली है वहां होनी चाहिए, और वहां किन किन आकृतियों में है, ए में है और डी में है। ठीक है, सी और बी में उन पोजीशंस पर यानी कि यहां और यहां बॉक्स नहीं है, इसीलिए बी और सी हमारे उत्तर नहीं हो सकते। हमारा उत्तर या तो ए है या फिर डी है, लेकिन डी को हमने पहले ही छाट दिया क्योंकि इसमें आकृतियों की संख्या कितनी है, तीन, एक त्रिभुज, एक बॉक्स और एक प्लस, जबकि हमें उत्तर आकृति में कितने चाहिए, सिर्फ दो। तो डी भी अब हमारा उत्तर नहीं रहा, तो हमारा उत्तर बच कौन सा गया, ए। इस आधार पर भी हम सीधे उत्तर अपना फाइनल कर सकते हैं कि हमारा उत्तर ए है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग प्लस के मूवमेंट को भी देख लेते हैं। ये देखिए प्लस, पहली आकृति में प्लस के पोजीशन को देखिए, ये अगली आकृति में यहां से मूव करके यहां आ गया, फिर अगली आकृति में मूव करके यहां आ गया, तो अगली आकृति में फिर इसको कहाँ मूव कर जाना है, यहाँ पर जहां मेरी उंगली है, यानी कि ये भी घड़ी की दिशा में गति कर रहा है, और हर बार ये क्या करता है, एक भुजा के बराबर की दूरी तय करता है, आधा यहाँ आधा यहाँ, एक भुजा हो गया, फिर ये देखिए ये दूरी तय किया, फिर ये आधा यानी कि एक यहाँ पर आ गया, फिर अब ये क्या करेगा, ये आधा तय करके यहाँ आ जाएगा, तो इसका एक भुजा पूरा हो जाएगा, यानी कि प्लस का पोजीशन जहां मेरी उंगली है वहां होनी चाहिए, जैसा कि इस आकृति में है भी। तो एक बार फिर से साबित होता है, यानी कि प्लस के मूवमेंट और उसके पोजीशन के आधार पर भी, और बॉक्स के मूवमेंट और पोजीशन के आधार पर भी हमारा उत्तर क्या साबित होता है, ए। इसलिए हमारा उत्तर है ए। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए हर आकृति में ये काला हिस्सा यानी कि ब्लैक शेडेड पार्ट आपको जरूर दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लैक शेड वाला पार्ट आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके पोजीशंस बदल रहे हैं। आप गौर कीजिए, इस फिगर में ये ऊपरी हिस्से में है, इस फिगर में ये निचले हिस्से में है, फिर इस फिगर में ऊपरी हिस्से में है, और इस फिगर में फिर क्या होगा, निचले हिस्से में होगा। अब निचले हिस्से में इसमें से देखिए किस में है, ना तो ए में है ना बी में है, केवल सी और डी में है। यानी कि आपका उत्तर या तो सी है या फिर डी है, ए और बी आपके उत्तर नहीं हो सकते। अब इसमें देखिए कि जिधर ये ब्लैक शेड है उसी ओर एक क्रॉस का चिन्ह यहां पर है। जब ये ब्लैक शेड नीचे की ओर आ गया तो क्रॉस का चिन्ह भी ब्लैक शेड के साथ ही नीचे की ओर आ गया, यानी कि क्रॉस का चिन्ह उधर बन रहा है जिधर ब्लैक शेड का पोजीशन होता है। ठीक है, अब एक इसमें था क्रॉस तो एक इसमें हुआ। अब यदि इसमें 3 है तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 3। ठीक है, और वो कहां होने चाहिए, जिस ओर ब्लैक शेड है। अब आपने देखा था कि पहले ही हमने ए और बी को इस आधार पर छांट दिया कि इसमें ब्लैक शेड नीचे की ओर नहीं है, यानी कि ए और बी तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं। अब बच गए थे सी और डी, और सी और डी में 3 ये क्रॉस जिसमें हो ब्लैक शेड की ओर, वही हमारा उत्तर होगा। एक, अब आप सी को देखिए, इसमें ब्लैक शेड की ओर कोई क्रॉस नहीं है, अगर कोई क्रॉस है भी तो ऊपर की ओर है, और वो भी संख्या में सिर्फ 2 है, और हमें चाहिए कितने, 3। और ये 3 कहां पर हमें मिल रहे हैं सी और डी में, सिर्फ डी में, और साथ ही ये उधर की ओर ही हैं जिधर ब्लैक शेड है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पहली आकृति में 1 बॉक्स, दूसरी आकृति में 2 बॉक्स, तीसरी आकृति में 3 बॉक्स, और चौथी आकृति में फिर कितना होना चाहिए बताइए, 1 2 3, और उसके बाद क्या आएगा, 4। यानी कि इस आकृति में कितने बॉक्स होने चाहिए, 4। यानी कि हमारे उत्तर आकृति में 4 बॉक्स होने चाहिए, और जिस उत्तर आकृति में 4 बॉक्स होंगे वही हमारा उत्तर होगा। अब इसमें 4 है तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। इसमें 5 है, बी में कितने बॉक्स हैं, 5 हैं, तो बी को आप छांट दो, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। फिर सी में 4 है और डी में 4 है, यानी कि ए, सी और डी में से कोई हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक है, अब चलिए बॉक्स के लोकेशंस या पोजीशंस को देखिए। हर आकृति में चाहे बॉक्स की संख्या कुछ भी बढ़ी हो, वो हमेशा कॉर्नर में होता है। यहां देखिए 1 बॉक्स था तो भी कॉर्नर में था, 2 बॉक्स तो दोनों कॉर्नर में है, 3 बॉक्स तो तीनों कॉर्नर में है। इसीलिए यहाँ पर अगर 4 बॉक्स होंगे तो वो क्या होंगे, चारों कॉर्नर में 1-1 बॉक्स होंगे। ठीक है, तो ये पोजीशंस बॉक्स के हमें ना तो सी में मिलते हैं, इसमें ये देखिए एक ही कॉर्नर में चारों ही बॉक्स शिफ्ट हो गए, और ना ही डी में मिलते हैं, इसलिए कि इसमें बॉक्स का लोकेशन ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर तो कॉर्नर में है, लेकिन यहाँ क्या है, सेंट्रल साइड में है, साइड के सेंटर में है। तो इसीलिए ना तो सी हमारा उत्तर होगा ना डी होगा, बी को हमने पहले ही छाट दिया, तो बच कौन सा गया, ए, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। मित्रों, मुझे लग रहा है कि मैं सरलतम भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप समझ रहे हैं, आपकी भाषा में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो अगर आप समझ सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी इस तरह के एपिसोड्स लगातार आते रहेंगे, तीनों ही टॉपिक्स पर आएंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी पर, एरिथमेटिक्स पर और लैंग्वेज पर। और इससे पहले भी सैकड़ों एपिसोड्स आ चुके हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उन एपिसोड्स को देखें, और साथ ही अच्छी तैयारी आप नवोदय की एक ही चैनल से जुड़कर करें। साथ साथ पढ़ने के लिए
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।